हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मैकॉले मेथड। ये स्लोप डिफ्लेक्शन चैप्टर का टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में जो बीम डिफरेंशियल इक्वेशन होता था उसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन में सिंगल लोडिंग हो तो उसके लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड आसान होता है। लेकिन अगर एक लोड से ज़्यादा मल्टीपल लोडिंग हो तो मल्टीपल लोडिंग के लिए हम मैकॉले मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, इस डायग्राम में W1, W2, W3 मल्टीपल लोडिंग है। तो अगर हम इसको डबल इंटीग्रेशन से बनाएंगे तो हमको यहाँ पे एक सेक्शन मानना पड़ेगा, फिर इसके लिए अलग सेक्शन मानना पड़ेगा, इसके लिए अलग सेक्शन, इसके लिए अलग सेक्शन, AC, CD, DE और EB के लिए अलग अलग सेक्शन मानना पड़ेगा। ठीक है, और अलग अलग इक्वेशन बनेगा सबके लिए, और 1 2 3 4 5 इक्वेशन बनेंगे और सबके लिए। जब हम उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन मेथड में बीम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट किया जाता है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो उसका कांस्टेंट आएगा। तो बहुत सारे इक्वेशन बनेंगे, और बहुत सारे इक्वेशन बनेंगे तो उनके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बहुत सारे आएंगे, तो मेथड डिफ़िकल्ट लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए हम मैकॉले मेथड का यूज़ करते हैं। जब सिंगल लोडिंग हो तब हमको डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करना अच्छा रहता है, और जब मल्टीपल लोडिंग हो तब हम मैकॉले मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मल्टीपल लोडिंग है तो मैकॉले मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम अलग अलग इक्वेशन ना निकाल करके हम क्या करेंगे, एक सिंगल इक्वेशन निकालेंगे, एक सिंगल बीम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। और जिस तरीके से डबल इंटीग्रेशन मेथड में हम करते हैं, बीम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, वैसे ही इसमें भी इंटीग्रेट करेंगे। और अलग अलग कांस्टेंट ना लेकर के जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा। तो हम कांस्टेंट की वैल्यू को अलग अलग ना लिख करके उन सब का इक्विवेलेंट हम एक कांस्टेंट ले लेंगे, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में 2 लोड लग रहे हैं। अगर एक लोड लगता सिंगल लोड, तो हम इसको डबल इंटीग्रेशन से बना सकते थे, आसान पड़ता। लेकिन इसमें 2 लोड, एक से अधिक लोड लग रहे हैं, मल्टीपल लोडिंग है, इसमें 2 लोड लग रहे हैं, तो हम इसको मैकॉले मेथड से बनाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता है कि कौन से मेथड से बनाना है, कभी कभी क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है कि मैकॉले मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसमें एक बीम दिया हुआ है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो जैसे ही हमने देखा कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पे डिफ्लेक्शन 0 होता है, ये हमको पता है। और यहाँ पे क्या है, 48 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और 40 किलो न्यूटन का। तो 48 किलो न्यूटन का जो लोड है वो ए पॉइंट से 1 मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है, और 40 किलो न्यूटन का जो लोड है वो B पॉइंट से 3 मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमको डिफ्लेक्शन बोल रहा है, डिफ्लेक्शन पूछ रहा है कहाँ पे, अंडर ईच लोड, मतलब 48 किलो न्यूटन के नीचे डिफ्लेक्शन और 40 किलो न्यूटन के नीचे डिफ्लेक्शन। ये बीम जो है इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये जो ऑर्डिनेट है वो कितना होगा, वही हमको पूछ रहा है। इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑर्डिनेट, ये 48 के नीचे वाला ऑर्डिनेट, और ये 48 और ये 40 किलो न्यूटन के नीचे जो ऑर्डिनेट है, यानी कि जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, वो हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी पूछ रहा है ना, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, ये भी पूछ रहा है। और E की वैल्यू दे दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और I की वैल्यू दे दिया है 85 × 10⁶ mm⁴, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैकॉले मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन। तो मोमेंट अबाउट A 0 कर देंगे, और यहाँ से हम रिएक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन निकालेंगे तो हमको RB आ जाएगा 28 किलो न्यूटन। उसके बाद समेशन ऑफ FI = 0 कर देंगे, तो ये देखो RA ऊपर जा रहा है,
RB ऊपर जा रहा है, 48 नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे निकाल लेंगे तो RA, तो सबसे पहला काम हमको रिएक्शन निकालने का रहेगा। तो RA RB हमको रिएक्शन पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट जो काम है, नेक्स्ट मैकॉले मेथड क्या बोलता है? मैकॉले मेथड में ये बोलता है कि एक सेक्शन लो x, कहाँ से? इस A सिरे से, लेफ़्ट सिरे से एक x सेक्शन लो, और सेक्शन ऐसा लो कि जो आखिरी सिरे के जस्ट पहले तक जाए, जो आखिरी सिरे के जस्ट पहले तक वो सेक्शन ख़त्म हो, ठीक है। और सारे छोटे छोटे पार्ट को कवर करे, AC CD DB, AC CD, सारे छोटे छोटे पार्ट को कवर करते हुए यहाँ से एक सेक्शन यहाँ तक लेना है, ठीक है, x। अब इस सेक्शन पर हमको क्या निकालना है? मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट निकालने के लिए इस सेक्शन पर खड़े हो जाएंगे, या तो हम राइट देखेंगे या तो हम लेफ़्ट देखेंगे। तो चलो हम लेफ़्ट पार्ट को लेते हैं। तो लेफ़्ट को देखेंगे, तो लेफ़्ट को देखेंगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो लेफ़्ट को देखेंगे तो यहाँ पे RA आ जाएगा। RA कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो RA कितना है? 60। तो यहाँ पे RA इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x। यहाँ पे ये RA है, इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, और ये डिस्टेंस x है। तो RA इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पे RA इंटू x, यानी कि RA कितना है? 60। तो 60 इंटू x, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 48 कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो -48, 48 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 48 और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये टोटल x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये इधर 1 है ना, तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा x था, ये 48 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको लेना है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद मूवमेंट निकालना है। तो ये पूरा x है। तो x में अगर हम इस 1 को माइनस कर दें तो हमको ये डिस्टेंस मिलेगा। तो x माइनस 1, तो 48 इंटू x माइनस 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो 40 का भी माइनस में आ रहा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए, ठीक है। तो ये 40 और इसके बीच क्या डिस्टेंस हो जाएगा? x में से अगर ये 1 + 1, 1 + 2 3, तो ये पूरा x है। x में से इतने 3 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, तो x माइनस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3। तो इस तरीके से हम मोमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम मोमेंट निकाल लेंगे। तो जब हम मोमेंट निकाल लेंगे तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा, मोमेंट एट x = 60x - 48, 60x - 48, x माइनस 1 माइनस 40 x माइनस 3। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। फिर बीम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है? ये वाला बीम डिफरेंशियल इक्वेशन है, याद होगा आप लोगों को, ये बीम डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये पूरा जो इक्वेशन बन गया है, इसको हम बाउंड्री, अलग अलग बाउंड्री बना लेंगे। जैसे कि 60x के बीच बाउंड्री डाल देंगे, फिर -48 इंटू x माइनस 1 के बीच बाउंड्री डाल देंगे, फिर -40 इंटू x माइनस 3 के बीच बाउंड्री डाल देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो 60 इंटू x है वो इतने तक के लिए है, AC तक के लिए। फिर 48 वाला जो टर्म है वो CD तक के लिए है, 40 वाला जो टर्म है वो D से B तक के लिए। अलग अलग बाउंड्री में हम यहाँ तक के लिए एक बाउंड्री, यहाँ तक के लिए एक बाउंड्री, यहाँ तक के लिए एक बाउंड्री हमने इधर इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो अलग अलग हम कांस्टेंट को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सबका इक्विवेलेंट एक ही कांस्टेंट लेंगे यहाँ पे। तो आगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो d2y/dx² था, तो dy/dx हो जाएगा। तो 60x का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 60x² / 2 प्लस कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, तो c1। इधर -48 x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आप लोग को पता होगा इंटीग्रेशन, जब भी ऐसा इंटीग्रेशन करेंगे x माइनस 1 आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना है तो x माइनस 1 को हम t मान लेते हैं, ठीक है। तो t इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कैसा होता है? t मान लेंगे तो t² है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा? t³ / 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो t है x माइनस 1, फिर इसका क्या करते हैं हम? डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो x माइनस 1 का जब हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो क्या होता है? x के सापेक्ष 1 हो जाता है, और 0 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 1 आ जाता है। मतलब अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है
अगर हमको x-1 को हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, तो इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो ये 1 है, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर 2/2 ये इंटीग्रेशन। पर यहीं पे इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होगा, ये जो पोर्शन है इसका आगे हमको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। याद रखिए, इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले इसको टी मान करके इंटीग्रेशन कर लेंगे, उसके बाद फिर इसी को क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x-1 का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे इंटू लगा देना, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो x का x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 1 का कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो 1 - 0 यानी कि क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको याद होगा, जैसे t मान के कर लेते हैं अगर, तो क्या करते हैं, t का फिर से करते हैं, जैसे कि dt/dx, t का x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है। t मान करके हम इंटीग्रेट कर लेंगे, t मान करके हम इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ पे, फिर t का फिर से डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए x-3 है, तो क्या हो जाएगा, x-3 को t मान लो, तो x-3 को t मान लिया, तो इसका इंटीग्रेशन x-3² फिर x-3 को फिर से अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है और 3 का 0 हो जाता है, क्योंकि 3 कांस्टेंट है। तो कुल मिला करके 1 - 0 यानी कि 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लिया। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 60/2 है तो ये 30 हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमको dy/dx के फॉर्म में मिलेगा, जो कि स्लोप को बताता है, dy/dx स्लोप को बताता है। उसके बाद फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो y बन जाएगा dy/dx। तो y हमको क्या बताता है, डिफ्लेक्शन को बताता है। तो ये c1 था, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को, तो c1 को इंटीग्रेट करेंगे तो c1 × x हो जाएगा, c1 का इंटीग्रेशन। उसके बाद क्योंकि फिर से एक बार इंटीग्रेट किया है तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा c2। पहली बार जब इंटीग्रेट किए थे तो एक कांस्टेंट आया था, उसके बाद दूसरी बार इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो c1 का इंटीग्रेशन c1 × x हो जाएगा, c1 × x। फिर उसके बाद दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, जितनी बार इंटीग्रेट करेंगे उतने बार कांस्टेंट आते जाएंगे। दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा dy/dx वाला हमारा स्लोप इक्वेशन मिल गया और y वाला हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब हम बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे। हम जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ए पे और बी पे डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो ए पॉइंट हमको कब मिलेगा, जब x के जगह पे 0 रखेंगे तो ए पॉइंट मिलेगा, और x के जगह पे हम 6 रखेंगे तो बी पॉइंट मिलेगा। तो ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 यानी कि y 0, और बी पॉइंट पे भी डिफ्लेक्शन 0 होता है। हम जानते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के 0 पे डिफ्लेक्शन 0 होता है, और डिफ्लेक्शन को y से शो करते हैं। तो ए पे y 0 होगा, बी पे भी y 0 होगा। ए कैसे मिलेगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तब। तो यहाँ पे देखिए बाउंड्री कंडीशन हमने लगा दिया है, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगा दिया है। ए x की जगह 0 रखेंगे तो ए मिलेगा, ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन यानी कि y = 0 होता है। तो x = 0 y = 0 रख देंगे हम, ठीक है। इस इक्वेशन में x = 0 y = 0 रख देंगे हम, तो हमको ये y कहाँ पे है, ये वाले इक्वेशन में y है, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर 2 में y है, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर क्या आ जाएगा, c2 की वैल्यू x = 0 और y = 0 को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो c2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर से बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, x की वैल्यू 6 रखेंगे तो b पॉइंट मिलेगा, और b पॉइंट पे भी डिफ्लेक्शन 0। तो x = 6 और y = 0 रखेंगे। किस में रखेंगे हम, इसी इक्वेशन 2 में रखेंगे, ठीक है। दोनों बाउंड्री कंडीशन को इसी इक्वेशन में लगाना है। x = 0 y = 0 रखेंगे तो c2 0 मिल जाएगा, ठीक है।
अब x इज इक्वल टू 6 रखना है, y इज इक्वल टू 0 कर देना है और C2 को भी 0 कर देना है, तब C1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल गया C1। ठीक है, तो C1 C2 मिल जाएंगे। तो C1 C2 जब मिल जाएंगे तो फिर से इक्वेशन नंबर 1 में C1 की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 2 में C1 C2 की वैल्यू को रख देंगे, तो हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जनरलाइज्ड स्लोप इक्वेशन हमारा बन गया और जनरलाइज्ड डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन गया। मतलब हमारा हमने बाउंड्री कंडीशन को क्यों लगाया था, हमने बाउंड्री कंडीशन को इसलिए लगाया था ताकि हम C1 C2 निकाल सकें। अब ये स्लोप इक्वेशन डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल गया। अब हमको पूछ रहा है कि 48 किलो न्यूटन पर डिफ्लेक्शन और 40 किलो न्यूटन पर डिफ्लेक्शन। 48 किलो न्यूटन कहाँ पे लग रहा है, सी पे लग रहा है, तो सी पे डिफ्लेक्शन निकालना है। और 40 किलो न्यूटन कहाँ पे लग रहा है, डी पे, तो डी पे भी हमको डिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट हमको कैसे मिलेगा, अगर हम एक्स की जगह पे 1 रख देंगे तो हमको सी पॉइंट मिलेगा। तो एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू वाई सी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन एट सी। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे वाई सी। यहाँ पर हम ये डिफ्लेक्शन को पूछ रहा है तो डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में, मतलब जिस इक्वेशन में y है उसमें रख देंगे y निकालना है हमको c पे, और x की जगह पे 1 रख देंगे। ठीक है, x की जगह पे हम 1 रख देंगे। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ ये जो बाउंड्री कंडीशन है उसी को यूज़ करेंगे। x की जगह पे 1 रखेंगे तो सिर्फ हम एक ही बाउंड्री तक को यूज़ करेंगे, 10 इंटू एक्स क्यूब माइनस 163.32, यहाँ तक इसी बाउंड्री तक ही यूज़ करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, इस इधर वाले का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो C है इस एक सेक्शन में आ जा रहा है, इतने डिस्टेंस में ये आ जा रहा है, इतने पार्ट में, और ये पार्ट पहली बाउंड्री को शो करता है, तो पहली बाउंड्री से काम चल जाएगा। जब D पूछेगा तो D में पहली बाउंड्री से काम नहीं चलेगा, ये वाले हिस्से और ये वाले हिस्से में जो इक्वेशन लग रहा है दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। ये वाला हिस्सा जिस इक्वेशन को शो करता है, जिस बाउंड्री को शो करता है, और ये वाला हिस्सा जिस बाउंड्री को शो करता है, दोनों को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर B पे पूछता तो तीनों को यूज़ करना पड़ता। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ देखिए C पे निकल गया, ये C पे निकल चुका है। ई आई की जगह ई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ ई की वैल्यू। अब डिफ्लेक्शन एट D निकालना है तो x की जगह पे 3 रखेंगे। ठीक है, x की जगह पे 3 रखेंगे, यहाँ पे देखिए x की जगह पे हम 3 रखेंगे, 1 और 2 3, तो यहाँ से डिस्टेंस है x, यहाँ से ले रहे हैं, तो D हमको कब मिलेगा, जब x की जगह पे 3 रखेंगे। तो यहाँ से देखिए x की जगह पे अगर हम 3 रखेंगे तभी हमको D पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो D पे हमको निकालना है तो दोनों बाउंड्री को लेंगे। ठीक है, दोनों बाउंड्री को मीन्स 10 इंटू एक्स की पावर 3 को भी लेंगे, ये वाली बाउंड्री को भी लेंगे 10 इंटू एक्स की पावर 3, ये वाली बाउंड्री को भी लेंगे और ये वाली बाउंड्री, ये दोनों बाउंड्री को लेंगे, तीसरे को नहीं लेंगे। B पे निकालना होता तो तीसरे को भी लेते। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों बाउंड्री को लेकर के यहाँ पे हम निकाल लिए YD। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछता है, फिलहाल क्वेश्चन में इतना ही पूछेगा, लेकिन अगर आपको कभी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा तो आप एक बात याद रखेंगे कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ होता है, जहाँ स्लोप 0 होता है। डिफ्लेक्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब मैक्सिमम होगा, जब स्लोप जिस पॉइंट पे 0 होगा। तो स्लोप को किससे दर्शाते हैं, dy/dx से दर्शाते हैं। तो अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है ना तो स्लोप को 0 कर देना, क्योंकि जहाँ स्लोप 0 होगा वहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। तो dy/dx को 0 कर देंगे। ठीक है, तो dy/dx को 0 कर देंगे। तो स्लोप इक्वेशन कहाँ है अपना, स्लोप इक्वेशन ये रहा स्लोप इक्वेशन अपना, ये रहा। इसमें dy/dx को अगर हम 0 कर देंगे, ठीक है, dy/dx को अगर हम 0 कर देंगे, ei को इधर ट्रांसफ़र करके dy/dx की वैल्यू को 0 कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की 2 वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू को लेनी है। फिर इस x की वैल्यू को वापस से हम किस में रखेंगे, डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में रखेंगे। वापस से हम
डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन में तो वैसे पूछता नहीं है, लेकिन अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है तो इस स्लोप की वैल्यू को 0 कर देना, उससे x मिल जाएगा। अब x की वैल्यू को किस में रखना है, डिफ्लेक्शन वाले में रखना है। 0 किसको करना है, स्लोप वाले इक्वेशन को, वहाँ से x निकालना है और उस x की वैल्यू को डिफ्लेक्शन में रखना है, क्योंकि हमको डिफ्लेक्शन पूछ रहा है इसीलिए। ठीक है, इस तरीके से हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल जाएगा और ई और आई की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन होगी। उसी तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। आप लोग इसको घर में ट्राई करिएगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा। बाउंड्री का आपको बस इसमें बाउंड्री याद रखना है। अगर आपको डी पे निकालना है तो एक ही सेक्शन से काम चल जाएगा, ये एक ही पार्ट से काम चल जाएगा, एक ही बाउंड्री को लेना है। सी पे निकालना है तो ये 2 लेना पड़ेगा, बी पे निकालना है तो तीनों को लेना पड़ेगा, सी बी पार्ट को लेना पड़ेगा। बी पे निकालना है तो ये पूरे सी बी पार्ट को लेना पड़ेगा। तो एक ए डी के लिए एक बाउंड्री, डी सी के लिए 2 बाउंड्री, सी बी के लिए 3, तो ये 1 2 3 तीनों को लेना पड़ जाएगा अगर बी पे पूछेगा तो। सेम ऐसे ही बनाना है, आप लोग बनाइएगा, आंसर इसका बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।